तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एनसीईआरटी में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में। इससे पहले पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी अबाउट द मौर्यन एम्पायर और हमने देखा था कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर जो है मौर्यन एम्पायर की नींव रखी थी और आगे जाकर अंडर द रूल ऑफ सम्राट अशोक हमें देखने को मिलता है मौर्यन एम्पायर का पीक इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट, कि कैसे मौर्यन एम्पायर जो है पूरी इंडियन हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा एम्पायर जो है वो बन के उभरा था, स्पेशली अंडर द रूल ऑफ अशोक। बट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर हमें देखने को मिलता है इतना बड़ा एरिया जो उन्होंने कैप्चर किया था वो टूट के बिखरना जो है वो शुरू हो जाता है और हमें इमर्जेंस देखने को मिलती है कई सारे रीजनल किंगडम्स की इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। और आज की क्लास में हम उन्हीं रीजनल किंगडम्स के बारे में, उन्हीं छोटी किंगडम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमें पोस्ट मौर्यन पीरियड के दौरान जो है वो देखने को मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला किंगडम हमें देखने को मिलता है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर वो हमें देखने को मिलता है द शुंग डायनेस्टी और द शुंग एम्पायर। 185 से लेके 75 बीसीई के बीच में जो है हमें ये डायनेस्टी देखने को मिलती है। 185 बीसीई के अंदर पुष्यमित्र शुंग जो कि बृहद्रथ लास्ट मौर्यन रूलर के जो है जनरल या फिर कमांडर इन चीफ होते हैं वो उनकी हत्या कर देते हैं, असैसिनेशन कर देते हैं और मौर्यन एम्पायर को पूरी तरह से खत्म करके शुंग डायनेस्टी की जो है वो नींव रखते हैं। फाउंडेड बाय पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जनरल ऑफ द लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ, assassinated बृहद्रथ and ascended the throne at पाटलिपुत्र। हमें यही देखने को मिलता है पाटलिपुत्र के अंदर अब मौर्यन एम्पायर नहीं था, अब जो है शुंग डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है इन 185 बीसीई। हालांकि ये डायनेस्टी ज्यादा लंबी चल नहीं पाई, 75 बीसीई के अंदर हमें देखने को मिलता है शुंग डायनेस्टी का भी जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। आगे जाकर वासुदेव कण्व जो है 75 बीसीई के अंदर लास्ट शुंग रूलर को जो है वो असैसिनेट कर देते हैं और कण्व डायनेस्टी की जो है वो नींव रखते हैं मगध के अंदर। उनके बारे में अभी कुछ देर के अंदर हम बात करेंगे। की रूलर्स की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ऑब्वियसली हमें देखने को मिलते हैं शुंग डायनेस्टी के पहले रूलर। रिवाइव्ड वैदिक रिलीजन एंड परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ। पुष्यमित्र शुंग के बारे में यह कहा जाता है कि बुद्धिस्ट लोगों को जो है, बुद्धिस्ट कल्चर को जो है वो बहुत ज्यादा हेट करते थे और काफी ज्यादा बुद्धिस्ट को जो है इन्होंने मौत के घाट भी उतारा था। इज ऑल्सो नोन एज द एनिहिलेटर ऑफ द बुद्धिस्ट कल्चर। ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को जो है इन्होंने अपने टाइम पीरियड के दौरान जो है वो रिवाइव भी किया था। ही फेस द यावनाज ऑल्सो नोन एज द इंडो ग्रीक इन्वेजन्स। इस समय पे हमें देखने को मिलता है, इससे पहले जब मौर्यन एम्पायर का रूल हमें देखने को मिलता है उस समय पर इंडो ग्रीक्स जो है वो हमला नहीं करते हैं, बिकॉज इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का जब रूल चल रहा था तो वो पहले ही हरा चुके थे ग्रीक जनरल सेल्यूकस द फर्स्ट निकेटर को इन 305 बीसीई। उसके बाद से हमें इंडो ग्रीक्स की तरफ से ऐसा कोई एज सच इन्वेजन देखने को नहीं मिलता। बट एज सुन एज द मौर्यन एम्पायर डिक्लाइंस, इंडो ग्रीक्स ये सोचते हैं कि अब जो है समय आ गया है अपनी लॉस्ट टेरिटरीज को जो है वो वापस लेने के लिए, इसीलिए वो शुंग डायनेस्टी के ऊपर जो है वो हमला बोल देते हैं। बट वहां पर पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र शुंग जो है खास करके विदिशा के बैटल के दौरान हमें देखने को मिलता है अपना एरिया बचाने में सफल रहते हैं और शुंग डायनेस्टी की वहां पे हमें जीत देखने को मिलती है इन द शुंग इंडो ग्रीक वॉर्स। alleged to have persecuted the Buddhists according to Buddhist sources like दिव्यावदन। जैसा कि मैंने बात की, बुद्धिस्ट कल्चर को जो है बहुत ज्यादा हेट करते थे एंड ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को जो है वो रिवाइव करना चाहते थे पुष्यमित्र शुंग। इनके बाद इनके बेटे अग्निमित्र शुंग का रूल हमें देखने को मिलता है। वाज द सन ऑफ पुष्यमित्र, नोन फ्रॉम कालिदास's प्ले मलाविकाग्निमित्रम। ये जो हमें एक प्ले देखने को मिलता है मलाविकाग्निमित्रम बाय कालिदास। द कोर्ट, इससे पहले हमने बात की थी इन द बैटल्स ऑफ इंडिया सीरीज की, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के कोर्ट में जो है हमें कालिदास देखने को मिलते हैं। कालिदास को कौन नहीं जानता, मेघदूत के रचयिता। हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्स हमें देखने को मिलते हैं कालिदास। तो उनके एक प्ले के अंदर हमें अग्निमित्र शुंग और खासकर उनके बैटल ऑफ विदिशा के बारे में हमें काफी कुछ जानकारी मिलती है। तो विदिशा के बैटल में हमें देखने को मिलता है कि सीज वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया था बाय द इंडो ग्रीक्स, उसको जो है फेल कर दिया था अग्निमित्र शुंग ने। बहुत ही वेलियंटली लड़े थे और इंडो ग्रीक्स को जो है वो रिट्रीट करने पे फोर्स कर दिया था अग्निमित्र शुंग ने। तो ये हमें लेगेसी देखने को मिलती है
पुष्यमित्र शुंग एंड अग्निमित्र शुंग की। इंडो ग्रीक्स को जो है वो उन्होंने पछाड़ दिया था। इसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कंटिन्यूड द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जिसके बारे में डिटेल के अंदर हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। प्रोविंशियल लेवल पे कैसा हमें देखने को मिला, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हमें कैसे देखने को मिला, विच वाज एम्पावर्ड बाय चाणक्याज अर्थशास्त्र, कैसे हमें और भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें देखने को मिला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोक। उनके इंस्क्रिप्शंस में भी मेंशन्ड है कि किस तरह से मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस समय पर पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन था। तो उसी को आगे जाकर फॉलो करते हैं शुंग रूलर्स भी। सपोर्टेड द ब्राह्मणिकल रिवाइवल, जैसे मैंने बात की ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को जो है वो रिवाइव करने में खास करके पुष्यमित्र शुंग का हमें बहुत बड़ा हाथ देखने को मिलता है। अगर हम एरिया की बात करें शुंग डायनेस्टी की, तो अशोक के मौर्यन एम्पायर के जितना तो हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि काफी सारे टेरिटरीज जो है ये अब लूज कर चुके थे। बट उसके बावजूद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमें देखने को, अगर हम बात करें तो यहां पर भी हमें ऑलमोस्ट आधा एरिया जो है अभी भी देखने को मिलता है अंडर मगध इन्फ्लुएंस, इंक्लूडिंग पाटलिपुत्र, मथुरा, विदिशा एंड भोजकटा। ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं शुंग डायनेस्टी के अंदर। और अभी भी इवन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मगध साम्राज्य का जो इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है मगध रीजन का, वो अभी भी किसी और डायनेस्टी से ज्यादा बड़ा था। तो ये हमें देखने को मिलता है। कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो पैटर्नाइज्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर एट भैरूट एंड सांची, यहाँ पे हमें स्तूप्स का निर्माण जो है वो देखने को मिलता है। अर्ली स्तूप रेलिंग कार्विंग्स डेट टू दिस पीरियड। डिक्लाइन की बात करें तो लास्ट रूलर देवभूति वाज किल्ड बाय हिज मिनिस्टर वासुदेव, लीडिंग टू द राइज ऑफ द कण्व डायनेस्टी। जिस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी, ठीक उसी प्रकार से शुंग डायनेस्टी का भी हमें डिक्लाइन जो है वो इसी प्रकार से देखने को मिलता है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप पाएंगे। तो वही हमें देखने को मिला। वासुदेव कण्व ने जो है आखिरी शुंग रूलर देवभूति को जो है वो असैसिनेट करके हमें देखने को मिलता है शुंग डायनेस्टी का डिक्लाइन एंड कण्व डायनेस्टी का हमें राइज देखने को मिलता है। हालांकि कण्व डायनेस्टी भी ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाई और ज्यादा जो है एरिया हमें देखने को मिलता है मगध के इन्फ्लुएंस से अब बाहर हो चुका था। अगर हम एरिया वाइज देखें तो ये सिर्फ इतना सा एरिया हमें देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग सम पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार, इतना सा ही एरिया बच गया था। तो अब हमें देखने को मिलता है मगध का इन्फ्लुएंस, मगध के रीजन का इन्फ्लुएंस अब बहुत ज्यादा डिक्लाइन के फेज में अब जाता हुआ दिखता है। अब यही मगध का इन्फ्लुएंस आगे जाकर गुप्ता एम्पायर के दौरान किस प्रकार बढ़ेगा, स्पेशली ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। उस समय पर एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगा कि मगध का जो इन्फ्लुएंस है वो एक बार फिर से चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। तो बट वो जानने के लिए जो है हम अगली क्लास के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम गुप्ता पीरियड की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं 75 से लेके 30 BCE के बीच में हमें देखने को मिलता है कण्व डायनेस्टी का रेन, फाउंडेड बाय वासुदेव कण्व हु ओवरथ्रू देवभूति। ही रूल्ड फ्रॉम पाटलिपुत्र। अभी भी जो हमें देखने को मिलता है पाटलिपुत्र ही कैपिटल मगध रीजन की, तो अभी भी कण्व डायनेस्टी के अंदर हमें यही देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, वेरी लिमिटेड टेरिटोरियल कंट्रोल, मेनली द मगध रीजन, शॉर्ट लिव्ड एंड पॉलिटिकली वीक। पॉलिटिकली वीक होने की वजह से हमें देखने को मिलता है जो भी टेरिटरीज शुंग डायनेस्टी की बची कुची थी आफ्टर द मौर्यन एम्पायर, वो भी वो कंट्रोल करने में अब सफल नहीं थे। इसी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि मगध के इन्फ्लुएंस से ऑलमोस्ट अब पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अब जा चुका था। बस थोड़ा सा एरिया हमें बंगाल एंड कलिंग का थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, बस इतना ही रह गया था। डिक्लाइन की बात करें तो ओवरथ्रोन बाय द सातवाहनाज और अदर रीजनल रूलर। सातवाहनाज के बारे में अभी कुछ देर के अंदर हम बात करेंगे कि पोस्ट मौर्यन पीरियड के दौरान सातवाहनाज और शाकाज हमें दो बहुत बड़ी पावर्स जो है वो देखने को मिलती हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट द इंडो ग्रीक एम्पायर, ऑल्सो नोन एज द यावनाज, हु रूल्ड फ्रॉम 180 BCE to 10 CE. Descendants of the Greco-Bactrians invaded the northwestern India after the Mauryan decline. जैसे कि मैंने बात की मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद जो है इन्होंने इन्वेजन्स अपने शुरू किए, बिकॉज मौर्यन एम्पायर से बहुत बुरी तरह से हारे थे सेल्यूकस द फर्स्ट निकेटर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रति जो है बहुत ज्यादा डर हमें देखने को मिलता है इंडो ग्रीक्स के अंदर। इसी वजह से मौर्यन एम्पायर जब तक था तब तक इंडो ग्रीक्स ने जो है वो हमला नहीं किया था। रूल्ड एरियाज ऑफ पंजाब, गांधार एंड मथुरा। की रूलर्स की बात करें तो दिमित्रियस द फर्स्ट हमें देखने को मिलते हैं, द फर्स्ट इंडो ग्रीक टू इन्वेड इंडिया।
इसके बाद मेनेंदर द फर्स्ट, हु इज आल्सो नोन एज मिलिंदा, जो कि मिलिंदा पान्हो, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है। उसके अंदर नागसेन नाम के एक मॉन्क के साथ जो है इनकी वार्तालाप यानी कॉन्वर्जेशन जो है वो लिखी गई है, और इसी के बाद जो है ये बुद्धिज्म को जो है वो अपना लेते हैं। कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एंड इज नोन फॉर मिलिंदा पानो डायलॉग विद मॉन्क नागसेन, एक्सपैंडेड द इंडो ग्रीक टेरिटरी। जितनी हम यहाँ पे टेरिटरी की बात करें इंडो ग्रीक्स की, जितनी हमें देखने को मिलती है ये इस समय पर पीक पर थी अंडर मिलिंदा, ऑल्सो नोन एज मेनेंदर द फर्स्ट। ये हमें बिल्कुल पीक पे देखने को मिलता है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडो ग्रीक्स का एम्पायर। कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इंट्रोड्यूस द हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक स्टाइल। हेलेनिस्टिक स्टाइल के बारे में इससे पहले भी थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूं जब हम पिछली क्लास में बिंदुसार के बारे में चर्चा कर रहे थे। आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट इन 323 बीसीई हमें हेलेनिस्टिक आर्ट स्टाइल का जो है वो राइज देखने को मिलता है। इससे पहले क्लासिकल आर्ट हमें देखने को मिलती है, बट हेलेनिस्टिक स्टाइल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि नेचुरल आर्ट मतलब और भी नेचर की चीजों को जो है वो मिलाकर हमें आर्ट का एक नया स्टाइल देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज द हेलेनिस्टिक स्टाइल। इसके बारे में जब आर्ट एंड कल्चर की तरफ हम बढ़ेंगे तब डिटेल के अंदर जो है वो बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं issued bilingual coins in Greek and Kharoshthi scripts, fusion of Greek and Indian cultures, and decline की बात करें तो defeated by the Shakas and the Parthians। शाकाज और पार्थियंस ने जो है इनको हराकर 10 CE के अंदर इंडो ग्रीक्स को जो है भारत के अंदर पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो ये हमें देखने को मिलते हैं द इंडो ग्रीक्स। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो हमें द शाकाज और द साइथियंस जो है वो देखने को मिलते हैं, जिनका वॉर सातवाहनास के साथ हमें काफी फेमस देखने को मिलता है, द साका सातवाहना वॉर्स। सेंट्रल एशियन ट्राइब्स पुश्ड इनटू इंडिया बाय यूहेजी। 5 ब्रांचेस रूल्ड इन वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। 5 ब्रांचेस हमें देखने को मिलती हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें वेस्टर्न क्षत्रपास जो है वो देखने को मिलते हैं, जिनकी कैपिटल हमें उज्जैन देखने को मिलती है। शुरुआत के अंदर इंडो साइथियंस या फिर शाकाज का रीजन हमें इतना ही देखने को मिलता है इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, मेनली आज के दिन में अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के पार्ट्स। बट आगे जाकर जब ये और एक्सपैंड करते हैं और अपनी ब्रांचेस खोलते हैं तो हमें देखने को मिलता है उज्जैन एंड बारी गाजा का रीजन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे मगध तक ये लोग एक्सपेंशन निकालते हैं और पाटलिपुत्र का रीजन भी जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें तो रुद्र दमन द फर्स्ट हमें देखने को मिलते हैं, जिन्होंने सातवाहनास को जो है वो हराया था। इससे पहले मेरी बैटल्स ऑफ इंडिया सीरीज जो चल रही है उसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं साकाज और सातवाहनास के बीच जो बैटल हुआ था, उसके अंदर हमने बात की थी कैसे रुद्र दमन द फर्स्ट ने सातवाहनास को जो है वो ओवर पावर करते हुए उनको हराया था और उनकी टेरिटरीज पे जो है वो कैप्चर किया था। He issued the Junagadh inscription, which is the first Sanskrit inscription in the Indian subcontinent। काफी इंपॉर्टेंट एक चीज बन जाती है। जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है बाय रुद्र दमन द फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। पेट्रन ऑफ संस्कृत एंड इरिगेशन, ही रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक जो इससे पहले काफी खराब हालत में थी उसको जो है रिपेयर कराया और उसके पानी को जो है वो पीने लायक बनाया था रुद्र दमन द फर्स्ट ने। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रिटेन्ड लोकल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस एंड यूज्ड टाइटल्स लाइक क्षत्रपा और सतर्प, विच मीन्स वाइसरॉयज और गवर्नर्स। ये नाम जो है हमें देखने को मिलता है इससे पहले जब पर्शियन अटैक्स इंडिया के ऊपर हुए थे, पर्शियन इन्वेजन्स इन 529 बीसी, उस समय पर भी हमें सतर्प्स देखने को मिलते थे। एंड उसके बाद जब अलेक्जेंडर द ग्रेट के इन्वेजन्स हुए, अलेक्जेंडर जब इंडिया छोड़कर जा रहे थे तो अपने जो गवर्नर्स उन्होंने यहाँ पे बिठाए थे दैट वर नोन एज द सतर्प्स। तो वहीं से हमें इस वर्ड की जो है इमर्जेंस देखने को मिलती है। Declined after the defeats by Satavahanas and the Guptas, especially Samudragupta and चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य। इनके रेंज के दौरान हमें देखने को मिलता है इंडो साइथियंस यानी शाकाज का जो रूल है अब डिक्लाइन के पीरियड में जा चुका था। सातवाहना से भी एक वॉर जरूर ये हारे थे, बट रुद्र दमन द फर्स्ट ने जब सातवाहनास को हराया तो वहां पे एक स्टेलमेट हमें देखने को मिलता है, एक स्टेटस को भी हो जाता है। बट गुप्ता रूल के आने के बाद स्पेशली ड्यूरिंग समुद्रगुप्त जब वो अपने मिलिट्री कैंपेन्स पे निकले थे तब उस दौरान हमें देखने को मिलता है कि इंडो साइथियंस पूरी तरह से अब नष्ट हो चुके थे। इसके बाद आगे अगर हम देखें अबाउट द पार्थियंस और द पहलावाज, the Indo-Parthians which ruled from 1st CE to the 3rd CE. Offshoot of the Iranian Parthian Empire। Offshoot का मतलब होता है एक और
ब्रांच हमें देखने को मिलती है। ये एम्पायर जो हमें मेनली ईरान के अंदर देखने को मिलता है, बट ऑफ शूट मतलब एक और ब्रांच जो है इसकी वो इंडिया की तरफ हमें देखने को मिलती है। अगर हम मैप की तरफ देखें तो वही सेम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन हमें देखने को मिलता है, मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द रीजन ऑफ मथुरा। इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें तो गोंडोफेरनेस हमें देखने को मिलते हैं, मेंशन्ड इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन एज द किंग विजिटेड बाय सेंट थॉमस। सेंट थॉमस ऑल्सो नोन एज अपोस्टल, इन्होंने जो है ये जो है इस किंग के दौरान मतलब गोंडोफेरनेस के रूल के दौरान जो है वो इंडिया आए थे। रूल्ड ओवर काबुल, गांधार एंड पंजाब। कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो माइनर प्लेयर्स कंपेयर टू द इंडो ग्रीक्स एंड द कुशानाज एंड डिक्लाइंड क्विकली अंडर द प्रेशर फ्रॉम कुशानाज। पोस्ट मौर्यन पीरियड के दौरान हमें जो 2-3 बड़ी डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं उनमें से कुशानाज का भी एक नाम आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुशानाज एंड सातवाहनाज का अगर हम रीजन देखें तो सबसे बड़े रीजन्स कैप्चर करे थे आफ्टर द मौर्यन एम्पायर इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। शुंग्स का भी रीजन हमें थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है, बट सातवाहनाज एंड द एम्पायर ऑफ कनिष्क स्पेशली कुशान एम्पायर के अंदर हमें बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स देखने को मिलते हैं, अभी बात करेंगे कुछ देर के अंदर। इसके बाद कुशान डायनेस्टी की तरफ अगर हम बढ़ें तो पहली डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू कराए थे, और इनके जितने भी रूलर्स रहे इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अपनी मूर्तियां जो हैं वो बनवाई थी, और अपने आप को जो है ये भगवान के पुत्र यानी देव पुत्र भी जो है वो कंसीडर करते थे। ऑफ शूट ऑफ यूहेजी ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जैसा कि हमें पार्थियंस देखने को मिले ईरान के अंदर, वैसे ही सेंट्रल एशिया की जो ट्राइब्स थी उनके ऑफ शूट मतलब उनकी एक और ब्रांच जो है हमें देखने को मिलती है of the Kushana Empire, initially ruled Bactria and moved into India. की रूलर्स की बात करें तो कुजूला कार्डफेसिस फाउंडर हमें देखने को मिलते हैं। वीमा कार्डफेसिस इशूड गोल्ड कॉइन्स ट्रेडेड विद रोम। पहली बार जो है गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल हमें कुशान एम्पायर के दौरान जो है वो देखने को मिलता है ऑन अ बिग स्केल। इसके बाद कनिष्क द ग्रेट, सबसे बड़े रूलर कुशान एम्पायर के हमें देखने को मिलते हैं। एक्सपैंडेड द एम्पायर फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू बिहार। अगर हम एक बार एम्पायर देखें ड्यूरिंग द पीक ऑफ द कुशान एम्पायर ड्यूरिंग कनिष्क, तो ये हमें एम्पायर देखने को मिलता है। मथुरा, वाराणसी एंड पाटलिपुत्र के बड़े रीजन्स जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कैप्चर करने में सफल रहे थे कनिष्क द ग्रेट। और अगर इसके बाद अगर हम ऊपर देखें पाकिस्तान मॉडर्न डे और आगे जाके हमें तजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान के रीजन्स तक भी कैप्चर्ड दिखाई देते हैं अंडर द कुशान एम्पायर। इसके बाद आगे अगर हम बढ़े तो पेट्रन ऑफ द महायान बुद्धिज्म, महायान एंड हीनयान बुद्धिज्म के बारे में जो है रिलीजियस मूवमेंट्स के दौरान हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हेल्ड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, पैटर्नाइज्ड अश्वघोष, चारका एंड वासुमित्र टेक्स्ट। तो ये जो है हमें लेगेसी देखने को मिलती है ऑफ कनिष्क द ग्रेट। इसके बाद कल्चरल अचीवमेंट्स की बात करें तो डेवलप्ड द गांधार एंड मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट, इनके बारे में अभी कुछ देर के अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू चाइना एंड सेंट्रल एशिया, यूज ऑफ बैक्ट्रियन, ग्रीक एंड संस्कृत ऑन कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। अपने कॉइन्स के ऊपर जो है इन्होंने बैक्ट्रियन, ग्रीक और संस्कृत भाषा के अंदर जो है वो इंस्क्रिप्शंस करवाए थे। जो आज के समय पे भी जब आर्कियोलॉजिकल एक्सपेंशंस निकलते हैं तो जब कुशान एम्पायर के कॉइन्स निकलते हैं तो वहां पे हमें देखने को मिलता है बैक्ट्रियन, ग्रीक और संस्कृत, 3-3 लैंग्वेजेस के अंदर इनके कॉइन्स पे इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं। डिक्लाइन की बात करें तो वीकेंड बाय इंटरनल स्ट्राइफ एंड अटैक्स फ्रॉम द ससानिड्स। इंटरनल स्ट्राइफ हमें हर एक डायनेस्टी के अंदर देखने को मिलता है, जो बड़ी डायनेस्टी जिनका डिक्लाइन होता है आगे जाकर, इंटरनल वीकनेस या फिर आउटर इन्वेजन्स, यही दो सबसे बड़े कारण रहते हैं किसी भी बड़ी डायनेस्टी के डिक्लाइन के पीछे। टेरिटरी टेकन ओवर बाय द गुप्ताज in India, especially during the reigns of समुद्रगुप्त and चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य। यही हमें देखने को मिलता है गुप्ता एम्पायर, खासकर जब समुद्रगुप्त के मिलिट्री एक्सपेंशंस निकलते हैं उस समय पर जितनी भी ये पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज थी सबको ओवर पावर करते हुए समुद्रगुप्त जो है वो अपना रास्ता बनाते हैं। इसीलिए उनको जो है द नेपोलियन ऑफ इंडिया भी जो है वो कहा जाता है। एक भी युद्ध जो है वो हारे नहीं, अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रहस्ती विच वॉज कंपोज्ड बाय हरि सेन, हिज कोर्ट पोएट इन इलाहाबाद। पिलर जरूर वो अशोक का था, बट उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं दैट इज फ्रॉम समुद्रगुप्त बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेन। उनके दोनों जो हमें एक्सपेंशंस और कैंपेन्स हमें देखने को मिलते हैं, द आर्यव्रत कैंपेन एंड दक्षिण व्रत कैंपेन, दोनों ही रीजन्स नॉर्थ एंड साउथ, उसके इंस्क्रिप्शंस हमें प्रयाग प्रहस्ती के अंदर देखने को मिलते हैं। हालांकि उस पिलर पे हमें एक और रूलर मुगल एम्परर जहांगीर के इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलते हैं।
उसके बारे में जो है डिटेल के अंदर हम बात करेंगे, आर्ट एंड कल्चर की तरफ जो हम पढ़ेंगे, प्रयाग प्रहस्ती एंड अदर रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स ऑफ गुप्ताज एंड द मौर्याज। फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें सातवाहना डायनेस्टी देखने को मिलती है फ्रॉम द फर्स्ट BC टू द थर्ड CE। करीब 400 सालों का समय हमें सातवाहना डायनेस्टी का देखने को मिलता है। ऐसे मैंने बात की पोस्ट मौर्यन पीरियड के दौरान जो हमें 2-3 बड़ी डायनेस्टीज देखने को मिलती है, उनमें सातवाहनास का भी नाम आता है, अपार्ट फ्रॉम द कुशानास और द शुंग एम्पायर। इंडिजीनियस आंध्रा डायनेस्टी रोज आफ्टर द फॉल ऑफ द मौर्याज इन द डेक्कन रीजन। डेक्कन का रीजन इससे पहले अशोक के अंडर में आता था जब मौर्यन एम्पायर अपने पीक पर था, बट उसके डिक्लाइन के बाद हमें देखने को मिलता है सातवाहनास जो है वहां से राइज करते हैं। कैपिटल की बात करें तो प्रतिष्ठान हमें देखने को मिलता है विच इज इन मॉडर्न डे महाराष्ट्र, पैथन हमें देखने को मिलता है। की रूलर्स की बात करें तो सिमुक जो है वो फाउंडर हमें देखने को मिलते हैं सातवाहना डायनेस्टी के, एंड गौतमी पुत्र सतकर्णी वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी। उन्होंने पहले शाका सातवाहना वॉर में जो है शाकाज को हराया था। डिफीटेड द शाकाज, रुद्रदमन द फर्स्ट मेंशंस दिस इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन में रुद्रदमन द फर्स्ट ने मेंशन किया है कि पहले शाका एंड सातवाहना वॉर के दौरान जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी की जो है वो जीत हुई थी फ्रॉम द सातवाहना डायनेस्टी। इसके बाद जो है रुद्रदमन द फर्स्ट जब इन्वेजन करते हैं तब उनको जीत आगे आने वाले टाइम में मिलती है। डिस्क्राइब्ड इन नासिक इंस्क्रिप्शन बाय हिज मदर। इसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी हमें देखने को मिलते हैं। ही कंटिन्यूड द एक्सपेंशन एंड ट्रेड। एक खास बात जो सातवाहना डायनेस्टी के रूलर्स में हमें देखने को मिलती है, इनका जो फर्स्ट नेम है हमें इनकी माताओं के ऊपर दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी इनकी माता जी का नाम था। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी मतलब वशिष्ठी जो है इनकी माता का नाम था। तो ये हमें बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि माता के नाम पे जो है किसी किंग का नाम रखा गया हो, वरना बाकी डायनेस्टीज के अंदर जो हमें देखने को मिलता है पूर्वजों के नाम पे, फॉर एग्जाम्पल चंद्रगुप्त द सेकंड, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द फर्स्ट के ऊपर जो है उनका नाम रखा गया, और खुद चंद्रगुप्त द फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर जो है उनका नाम रखा गया। आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे जब मुगल एम्पायर के बारे में हम बात करेंगे, आलमगीर द सेकंड हमें देखने को मिलेंगे फ्रॉम औरंगजेब, उनके ऊपर नाम रखा गया। अकबर द सेकंड हमें देखने को मिलेंगे कि अकबर द ग्रेट के ऊपर जो है उनका नाम रखा गया। तो पूर्वजों के ऊपर और खासकर मेल्स के ऊपर जो है हमें मोस्टली देखने को मिलता है, बट यहाँ पे माताओं के ऊपर जो है राजाओं के नाम रखे गए, जो कि काफी अच्छी बात थी सातवाहना डायनेस्टी की। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो फ्यूडल सिस्टम हमें देखने को मिलता है, लोकल लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड ऑफिशियल्स। फ्यूडल सिस्टम इज नथिंग बट फ्यूडल वॉरलॉर्ड्स का कंट्रोल, की मतलब एक आदमी ऊपर बिठा दिया, वो जो है सिक्योरिटी देंगे छोटे पीजेंट्स को, एंड पीजेंट्स जो है उनके लिए काम करेंगे। एक बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूडल सिस्टम कैसे वर्क करता है। एंड दैट पर्सन, दैट ऑफिशियल इज नोन एज द फ्यूडल वॉरलॉर्ड, कि जो प्रोटेक्शन प्रॉमिस करते हैं एंड बदले में पीजेंट्स या फिर बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो उनके काम करते हैं। इसके बाद टाइटल्स लाइक महारथी एंड महाता लावरा हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी सातवाहना डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो सपोर्टेड ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म, दोनों का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है, अनलाइक द प्रीवियस डायनेस्टीज जहां पे हमें देखने को मिलता है किसी एक रिलीजन की तरफ जो है ज्यादा झुकाव। यहाँ पे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस एंड बुद्धिज्म को साथ साथ फॉलो किया जा रहा था। प्रमोटेड द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जहां पे हमें लाइमस्टोन के जो है वो स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो प्राकृत लैंग्वेज रिटन ऑन ब्रह्मी स्क्रिप्ट, इनके इंस्क्रिप्शंस एंड इनके मॉन्यूमेंट्स पे हमें देखने को मिलते हैं। ट्रेड की बात करें तो ट्रेडेड विद रोमन्स स्पेशली वाया द वेस्टर्न पोर्ट्स। यहाँ पे अगर हम देखें सातवाहना एम्पायर का अगर हम मैप देखें, थोड़ा सा पार्ट हमें गुजरात का देखने को मिलता है और मोस्टली पार्ट हमें दक्षिण का देखने को मिलता है, जो कि इससे पहले अशोक के टाइम पीरियड में मौर्यन एम्पायर के अंतर्गत था, और बाकी हमें साउथ का रीजन जो है एक्स्ट्रा भी देखने को मिलता है इन द सातवाहना डायनेस्टी। और क्योंकि पोर्ट्स का कंट्रोल इनके पास में था, इसीलिए रोमन्स के साथ ट्रेड जो है इनके लिए काफी इजी हो जाता है, स्पेशली फ्रॉम द रीजन ऑफ गुजरात। इशूड लेड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स, यहां पे भी हमें देखने को मिलता है लेड, सिल्वर एंड कॉपर के कॉइन्स का इस्तेमाल हो रहा था, बट गोल्ड के कॉइन्स अभी इस समय पर सिर्फ और सिर्फ कुषाण डायनेस्टी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। डिक्लाइन की बात करें तो प्रेशर्ड बाय द वेस्टर्न क्षत्रपास and weakened over time, eventually replaced by regional dynasties, for example the Ikshvakus और the Gupta Empire। तो ये हमें देखने को मिलता है
द सातवाहना डायनेस्टी, जिनके अंदर हमें 2 से 3 बड़े रूलर्स देखने को मिले। सिमुक जिन्होंने स्थापना की, गौतमीपुत्र सतकर्णी जिन्होंने शाकाज को हराया, और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी जो है हमें देखने को मिले जिन्होंने एक्सपेंशंस को और आगे बढ़ाया था। इसके बाद अदर रीजनल डायनेस्टीज की अगर हम बात करें तो यहां पे हमें देखने को मिलते हैं द इक्ष्वाकुज फ्रॉम द आंध्र प्रदेश रीजन सक्सीडेड द सातवाहनास इन ईस्टर्न डेक्कन एंड सपोर्टेड बुद्धिज्म, बिल्ट चैत्यास एंड विहारास एट नागार्जुना कोंडा। ये हमें एक रीजन देखने को मिलता है साउथ के अंदर, नागार्जुना कोंडा, एंड बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करते थे, चैत्यास एंड विहारास, जो कि हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर काफी ज्यादा मेंशन हमें देखने को मिलता है चैत्यास एंड विहारास के। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसके बाद छेदीज ऑफ कलिंगा हमें देखने को मिलते हैं। रूलर की बात करें खारावेल हमें देखने को मिलते हैं। ये रीजन कलिंग का एंड छोटा सा पार्ट और हमें पोर्ट्स का रीजन हमें देखने को मिलता है मदुरई तक ऑफ द छेदी डायनेस्टी। नोन फ्रॉम हाथी गुम्फ इंस्क्रिप्शन, promoted Jainism and invaded North India, restored Kalinga's power after Ashoka's conquest। अशोक के कॉन्क्वेस्ट सबको पता है 261 BCE के अंदर अशोक ने जो है कलिंग के ऊपर विजय प्राप्त की थी और उसके बाद कलिंग का रीजन मौर्यन कंट्रोल के अंदर आ गया था। बट एज सून एज द मौर्यन एम्पायर कोलैप्स्ड हमें देखने को मिलता है कलिंग की पावर को रीस्टोर करते हैं यहाँ पे द छेदीज ऑफ कलिंग। तो ये हमें कुछ और डायनेस्टीज देखने को मिलती है जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। इतना ज्यादा इनके बारे में मेंशन नहीं है, इसीलिए ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम इकोनॉमी की बात करें कि उस समय पर इकोनॉमी हमें कैसे देखने को मिलती थी, जब हमने मौर्यन एम्पायर की बात की थी तो हमने देखा था एक सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी वेल मैनेज एंड वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी हमें मौर्यन एम्पायर के दौरान देखने को मिली थी। अब पोस्ट मौर्यन पीरियड में हमें कैसी इकोनॉमी देखने को मिलती थी उसके बारे में बात करते हैं। न्यू टाउन्स एंड ट्रेड सेंटर्स एट तक्षशिला, मथुरा, पाटलिपुत्र एंड अराकीमेदु हमें देखने को मिलते हैं। लाइक द स्कूल्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मेंशन्ड इन द पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी विच इज अ ग्रीक सोर्स ऑन ट्रेड। ग्रीक्स की एक बुक है विच इज नोन एज पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी। इसके अंदर जो है पर्शियन गल्फ एंड द इंडियन ओशन और अरेबियन सी के अंदर जो ट्रेड चल रहा था उस समय पर इन द सी रूट्स, वहां का वर्णन हमें देखने को मिलता है इस ग्रीक किताब के अंदर। तो इसके अंदर भी बात की गई है अबाउट द ट्रेड ऑफ द पोस्ट मौर्यन एम्पायर्स। इसके बाद अगर ट्रेड की बात करें तो इंडो रोमन ट्रेड हमें देखने को मिलता है इंडिया और रोम के बीच, जिसका मेंशन हमें इस किताब पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी के अंदर भी देखने को मिलता है। एक्सपोर्ट ऑफ पर्ल्स, आइवरी, स्पाइसेस एंड इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, वाइन एंड ग्लास हमें देखने को मिलता है कि गोल्ड, वाइन और ग्लास जो है वो इंपोर्ट हो रहा था यहाँ पे, एंड एक्सपोर्ट हमें पर्ल्स, आइवरी एंड स्पाइसेस का यहाँ पे देखने को मिलता है। एंशिएंट टाइम पीरियड से हमें देखने को मिलता है कि स्पाइसेस का ट्रेड यहाँ से हो ही रहा था और यही स्पाइसेस ही थे जो आगे जाकर यूरोपियन पावर्स लाइक द ब्रिटिश, पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, इनको जो है यूरोप से बाहर खींचकर इंडिया की तरफ लेकर आए थे। उनके बारे में डिटेल के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जब हम बढ़ेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आगे देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ रोमन कॉइन्स इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश सजेस्ट दैट द रोमन एंड द इंडियन ट्रेड वाज रियल। रोमन कॉइन्स हमें देखने को मिले हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस के अंदर कि कैसे रोम और इंडिया के बीच जो है उस समय पे ट्रेड चल रहा था, जो कि मेंशन हमें दिखाई भी देता है इन द पेरिप्लस ऑफ द एनिथेरियन सी। इनलैंड ट्रेड रूट्स एक्सपेंडेड अंडर कुशानास एंड द सातवाहनास, क्योंकि खासकर कि सातवाहनास के समय पे हमें देखने को मिलता है क्योंकि पोर्ट्स के पास इनका रीजन कैप्चर्ड था, तो वहां से हमें सी ट्रेड जो है काफी अच्छा देखने को मिलता है थ्रू द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन। तो ये हमें कुछ इस प्रकार की इकोनॉमी यहां पर देखने को मिलती है। रिलीजन की अगर हम बात करें, सबसे पहले बुद्धिज्म हमें देखने को मिलता है काफी सारे किंग्स के द्वारा फॉलो किया हुआ। राइज ऑफ महायान बुद्धिज्म ड्यूरिंग कनिष्क्स रूल, कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वास, आइडल वर्शिप एंड संस्कृत टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है। बुद्धिस्ट मिशनरीज सेंट टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना। बुद्धिज्म का राइज जो है इस समय पर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। अगर हम कुछ टाइम पीरियड्स को छोड़ दें, फॉर एग्जांपल लाइक द रूल ऑफ पुष्यमित्र शुंग, उस समय पे हमें देखने को मिलता है कि ब्राह्मणिकल रिचुअल्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे एंड बुद्धिस्ट कल्चर का जो है वो डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। बट उसके बाद एक बार फिर से बुद्धिस्ट कल्चर का राइज हमें देखने को मिलता है, स्पेशली अंडर द रूल ऑफ कनिष्क। इसके बाद ब्राह्मणिज्म की बात करें तो रिवाइवल ऑफ वैदिक रिचुअल्स अंडर
शुंगास एंड द सातवाहनास। इनका भी हमें रिवाइवल देखने को मिलता है जो कि काफी हद तक कम हो गया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ अशोक एंड लेटर, क्योंकि वहां से हमें देखने को मिलता है अशोक ने भी जो है वो बुद्धिज्म अपना लिया था, तो वहां से हमें एक डिक्लाइन का दौर देखने को मिलता है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस का। इमर्जेंस ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म विद द भक्ति एलिमेंट्स। सूफी एंड भक्ति मूवमेंट के दौरान जब हम बढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री की तरफ, तब हम डिटेल के अंदर बात करेंगे अबाउट द इमर्जेंस ऑफ शैविज्म एंड वैष्णविज्म इन द भक्ति एलिमेंट्स। फिलहाल यहाँ पे आगे देखते हैं हमारा आखिरी टॉपिक आज का, दैट इज आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमें क्या क्या देखने को मिलता था इस समय पर। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ग्रीको रोमन स्टाइल के अंदर यूज ऑफ ग्रे शिस्ट स्टोन। ग्रे शिस्ट स्टोन जो है हमें देखने को मिलता है, काफी प्रेशियस स्टोन ये होता है, जिसका हमें इस्तेमाल देखने को मिलता था यहाँ पे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इन मेकिंग द स्कल्पचर्स और इन द इंस्क्रिप्शंस। रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर्स हमें देखने को मिलते हैं, बुद्ध विद वेवी हेयर एंड रोमन टोगा। सेंटर्स की बात करें तो पेशावर एंड तक्षशिला हमें देखने को मिलते हैं ऑफ द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। इसके बाद मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें, इंडिजीनियस स्टाइल रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। रेड सैंडस्टोन वही मटेरियल है, वही एलिमेंट है जो हमें आगे जाकर लाल किले की बनावट के दौरान भी जो है वो देखने को मिलेगा। फोकस्ड ऑन बुद्ध, जैन तीर्थंकर्स एंड हिंदू डीटीज। सेंटर की बात करें, मथुरा के अंदर हमें सेंटर देखने को मिलता है। इसके बाद अमरावती स्कूल ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश बाय द सातवाहनास। व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड एंड डायनेमिक एंड नरेटिव आर्ट हमें देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल द जातक कथाएं एंड द स्टोरीज ऑफ द पंचतंत्र। तो ये जो है हमारा टॉपिक समाप्त होता है अबाउट द पोस्ट मौर्यन पीरियड। इसके बाद जैसा हमने यहाँ पे देखा कि इस समय के दौरान हमें देखने को मिलता है मगध का जो रीजन था उसका डोमिनेंस धीरे धीरे करके कम हो रहा था। शुंग डायनेस्टी के अंदर हमने देखा कि काफी सारे टेरिटरीज जो है मगध अब लूज कर चुका था, एंड कर्ण डायनेस्टी के अंदर हमें देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ मगध का रीजन ही जो है वो बच गया था। बट इसके बाद जो डायनेस्टी आने वाली है द गुप्ता एम्पायर, उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा एक बार फिर से, स्पेशली ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य, जब पीक पर था गुप्ता एम्पायर, तो एक बार फिर से हमें मगध का जो है वो डोमिनेंस वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, एक बार फिर से वो पीक पर पहुंच जाता है। गुप्ता एम्पायर के बारे में अगली क्लास के अंदर जो है डिटेल के अंदर हम बात करेंगे, और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे आगे हम देखेंगे ड्यूरिंग द संगम पीरियड हमें क्या क्या देखने को मिला, एंड द अदर साउथ इंडियन डायनेस्टीज ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड एंड द पोस्ट गुप्ता पीरियड, हम उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली गुप्ता एम्पायर के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा दैट विल बी द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। बात करेंगे सबके बारे में अगली क्लासेस के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।